हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आपके सामने एक और लेक्चर लेके आया हूँ पावर 10 सीरीज का। तो आप पावर 10 सीरीज के बारे में अब आप जानते होंगे दैट पावर 10 सीरीज इज अ सीरीज इन विच वी मोस्टली टेक 10 क्वेश्चंस। हम 10 सवाल लेते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड सारी भी इंफॉर्मेशन आई ट्राई टू गिव यू सो दैट पावर 10 सीरीज की हेल्प से ही आपका पूरा एमपीजी के रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए। तो दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एग्जाम ओरिजिनल्स and nothing should be copied from these videos. Secondly, this is practice set number 8. संपदा मैम भी ले रही है लेक्चर, मैं भी ले रहा हूँ। तो आई थिंक दैट ये वाली सीरीज अब काफ़ी स्टेबल हो चुकी है। हाँ, मैं मान रहा हूँ क्रैश कोर्स वाली सीरीज वॉज नॉट स्टेबल बिकॉज वी वर बिजी इन हायरिंग सम ऑफ द फैकल्टीज। ठीक है, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड आई विल टेल यू समथिंग अबाउट द करिकुलम। तो देखो, करिकुलम में थोड़ा सा चेंज है। एमपीजी के 9 AM और जनरल स्टडीज प्रैक्टिस एट 9-9:30 ये इंटरचेंज होता रहता है। मैम अभी संपदा मैम ये वाला लेक्चर ले रही है, अभी संपदा मैम ये वाला लेक्चर ले रही है और मैं ये वाला लेक्चर एट 9:30 ले रहा हूँ। एंड एट द सेम टाइम आज से वापस ये कोर्स शुरू हो जाएगा एंड बिलीव मी अब ये ब्रेक नहीं लगेगा इस कोर्स पे। तो क्रैश कोर्स इन एमपीजी के 5 बजे मैं लूंगा। इसी के साथ साथ गरिमा मैम एक न्यू फैकल्टी है, तो वो 6:15 PM से आपका एमपी का ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाली है। ठीक है, सो एमपी का ज्योग्राफी गरिमा मैम स्टार्ट करने वाली है फ्रॉम 6:15 PM। और रात में संपदा मैम लेंगी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टार्ट करेंगी इन जनरल स्टडीज। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स प्लान है। अब क्रैश कोर्स के 3 लेक्चर होंगे, एक मैं लूंगा, एक गरिमा मैम लेंगी, एक संपदा मैम लेंगी। अब संपदा मैम की ट्रेनिंग खत्म होने वाली है तो उसके बाद वो लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगी। इसी के साथ साथ एक और अनाउंसमेंट है कि कल है संडे। ठीक है, कल अपना प्यारा संडे है, तो संडे को एक इंपॉर्टेंट लेक्चर रखेंगे हम, करेक्शन लेक्चर। तो करेक्शन लेक्चर में जितनी भी चीजें मैंने अभी तक बताई हैं और उनमें जो भी करेक्शन है, जैसे कि एक क्वेश्चन लॉन्गेस्ट रिवर वाला क्वेश्चन था, लॉन्गेस्ट ब्रिज वाला क्वेश्चन था, वो चेंज करना है। उसके बाद एसटी एससी की सीटों में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। ठीक है, मैंने जो लास्ट लेक्चर में एसटी एससी की सीटें आपको दी हैं वो एसटी एससी की सीटों में चेंज आ चुका है। मैंने एक्चुअली आपको दूसरा डेटा दे दिया, किसी और चीज का डेटा दे दिया है। ठीक है, किन्हीं और सीट्स का डेटा दे दिया था। तो ये देखो यार, सिंपल सी बात है, जब आप पढ़ने के लिए बैठे हैं ना, और अगर आपको 8 लेक्चर में अगर 7 गलतियां मिल गई हैं या 5 गलतियां मिल गई हैं, उन 5 गलतियों को हम 9वें लेक्चर में सुधार लेंगे। सो आपको नहीं लगता कि आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं ये लेक्चर्स। अब कुछ बच्चे अगर कमेंट करते हैं कि सर आप देख के पढ़ाया करिए, देखिए मैं देख के पढ़ाता हूँ लेकिन गलतियां हो जाती हैं, और ऐसा नहीं है कि वो गलतियां आपका बुरा कर देंगी। मैं जानता हूँ कि एक गलती भी आपका एग्जाम रोक सकती है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी गलतियां होती हैं, ये संपदा मैम जो भी गलतियां उनसे होंगी, ठीक है, उसके लिए हम एक करेक्शन लेक्चर रख लेंगे। तो आपका भी भला है कि जो भी चीजें आपने पीछे करी हैं उसको हम बता देंगे कि यहाँ पे ये करेक्शन कर लीजिए। कितना सिंपल नहीं है। आप पढ़िए, हम करेक्शन लेक्चर देंगे, फिर प्रॉपरली सारा डेटा जो आपके पास है वो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बदले 2 ऑप्शन है, या तो आप ये अटेंड करिए या तो आप करेक्शन लेक्चर अटेंड करिए और नॉर्मली जैसा कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। ये दूसरा तरीका ये है कि आप मत पढ़िए। ठीक है, तो बेनिफिशियल कौन सा है कि गलत भी पढ़ रहे हो आप, अगर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में 1-2 गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है और बाद में अगर वो सही हो रही है तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होती है बेटा। ठीक है, तो बच्चे बच्चियों आप ये चीज समझो कि इंपॉर्टेंट है आपका नॉलेज, इंपॉर्टेंट है आपका कवरेज, इंपॉर्टेंट है आपका एटीट्यूड बनना एग्जाम को देने के लिए। जैसे संपदा मैम और मेरे में डिफरेंस क्या है, अभी हम लोग किस अप्रोच से चल रहे हैं। मैं नॉलेज बेस्ड अप्रोच से चलता हूँ कि जितनी ज्यादा नॉलेज आपको दी जा सके, क्योंकि एमपीजीके वाला जो पार्ट है उसमें नॉलेज काम आती है। ठीक है, वेरएज जो इंडिया लेवल पे पार्ट या इंटरनेशनल लेवल पे पार्ट आता है उसमें आपका लॉजिक काम आता है कि आप ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज वाई आप ये समझिए कि यहाँ पूरी स्ट्रैटेजी डिसाइड हो रही है। देखो धीरे धीरे टाइम लगता है, हमने भी अभी अभी खोला एग्जाम ओरिजिनल्स, सो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप सबके सपोर्ट की हमें जरूरत है। एक चीज मान के चलिए, हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाएंगे, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी लाएंगे। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू बी विद अस। आप हम पे डिपेंडेंट है, हमें पता है कि आप हम पे डिपेंडेंट है, तो बिल्कुल घबराइए मत। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द परसेंट ऑफ मध्य प्रदेश एरिया दैट इज टेकन अवे बाय छत्तीसगढ़। तो ये छीन लिया शब्द गलत है, यहाँ पे मैंने इसको वेरीफाई किया था, फिर अब चेंज करने का टाइम नहीं था। तो मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग छत्तीसगढ़ ने ले लिया था। ठीक है,
कितने प्रतिशत भाग छत्तीसगढ़ ने ले लिया था? ये पहला सवाल है आपका, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। पहले बताइए कि इंडिया का कितना परसेंट एरिया मध्य प्रदेश का है? तो एमपी का जो एरिया है ना वो इंडिया के 9.38% एरिया के बराबर है और ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। हमारा अपना एमपी सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट आफ्टर राजस्थान। तो याद रखिएगा कितने परसेंट एरिया एमपी के पास है इंडिया का? 9.38%। अब ये पूछा गया कि टोटल जो एरिया था मध्य प्रदेश का उसमें से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो कितना परसेंट एरिया लेके अलग हुआ था? कितना परसेंट एरिया लेके अलग हुआ था? 12, 30, 41, 52। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 30। इसका सही जवाब है 30। इसका सही जवाब है 30। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 30.47% ऑफ मध्य प्रदेश का एरिया छत्तीसगढ़ में चला गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश का 30.47% ऑफ द एरिया छत्तीसगढ़ में चला गया था। अब मैं और डिटेल तो नहीं दूंगा क्योंकि जब हम क्रैश कोर्स करेंगे तो हम कवर अप करेंगे। ठीक है, बट आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। Which of the following contributes highest in the मध्य प्रदेश एरिया? मध्य प्रदेश के अगर एरिया की बात की जाए तो इनमें से सबसे बड़ा भाग किस चीज का होता है? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड पठार, मालवा पठार, नर्मदा नर्मदा सोन। ठीक है, सोन है, नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, और इंग्लिश में भी आप लिख लो मध्य भारत प्लाटू, बुंदेलखंड प्लाटू, मालवा प्लाटू, नर्मदा नर्मदा सोन वैली। तो आप ये बताइए कि इन चारों में से सबसे बड़ा एरिया किसका है? सबसे बड़ा एरिया किसका है? तो आपको देखो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एमपी डिवाइडेड कैसे है। तो मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूं। एमपी का जो डिवीजन है, पहले रुको यार, मुझे थोड़ा सा लिखने के लिए हाथ खोलने पड़ते हैं। एमपी का जो डिवीजन है, जस्ट अ सेकेंड, फोन कहाँ रखा मेरा? हाँ, एमपी का जो एरिया है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है आपका सतपुरा मैकाल रेंज। सतपुरा मैकाल रेंज। इसके बाद आता है आपका बघेलखंड प्लाटू। ठीक है, और साथ ही साथ आपका एक तीसरा पार्ट आता है, वो होता है सेंट्रल हाईलैंड या मध्य भारत प्लाटू। नहीं, सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड। अब सेंट्रल हाईलैंड जो है ना वो बाकी चीजों में डिवाइडेड है। तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है आपका सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका मध्य भारत। ठीक है, सेकंड है आपका बुंदेलखंड प्लाटू। बुंदेलखंड प्लाटू। तीसरा है रीवा पन्ना प्लाटू। ठीक है, प्लाटू लिख लीजिएगा, मैं इतना कहाँ लिखता रहूंगा। रीवा पन्ना प्लाटू। इसके बाद आता है आपका मालवा प्लाटू। ठीक है, और आखिरी में आती है आपकी नर्मदा सोन वैली। तो मध्य प्रदेश जो है वो इन इन पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेजरली 3 पार्ट्स, और पहले पार्ट के भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो अगर इन सब की बात की जाए तो सबको मिला के सबसे हाईएस्ट एरिया जो रहता है वो मालवा प्लाटू का रहता है। मालवा प्लाटू का रहता है कितना? 28.62%। तो टोटल एमपी के एरिया का 28.62% जो है वो मालवा प्लाटू के पास है। आप सारी चीजें मिला लो तब भी मालवा प्लाटू के पास सबसे ज्यादा रीजन रहता है, सबसे ज्यादा रीजन रहता है। ठीक है, अब मालवा प्लाटू की अगर मैं हाईएस्ट पीक की बात करूं तो मालवा प्लाटू की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ये आपका अगला क्वेश्चन भी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मालवा प्लाटू? जल्दी बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मालवा मालवा प्लाटू?
जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देखिए मालवा प्लाटो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या आता है, ठीक है, कुछ कुछ सब डिविजन्स भी होते हैं, लेकिन इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ लेक्चर है, तो इसका सही जवाब है सिगार। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये कितनी, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 881 मीटर। अगर मैं दूसरी सबसे बड़ी चोटी की बात करूं तो वो है धजारी। ठीक है, कितनी है इसकी हाइट, 810 मीटर, 810 मीटर। और तीसरी की बात करूं तो वो है 854 मीटर की, सॉरी, दूसरी है जनपाव हिल्स। ठीक है, जनपाव जनपाव हिल्स 854 मीटर। ठीक है, और धूपगढ़ इस रेंज में आता ही नहीं है मालवा प्लाटू में, ये किस रेंज में आता है, सतपुड़ा में, सतपुड़ा में आता है। ठीक है, चलिए, तो धूपगढ़ की कितनी हाइट है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धूपगढ़ पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पचमढ़ी में आती है, पचमढ़ी में आती है। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर मैं मालवा प्लाटू की बात करूं तो मालवा प्लाटू में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अगर मालवा प्लाटू की बात की जाए, सबसे ज्यादा एरिया मालवा प्लाटू का है, तो याद रखिएगा इसके अंदर 19 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। ठीक है, 19 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं इसके अंदर, चाहे आप भोपाल ले लो, इंदौर ले लो, बड़ी बड़ी जगहें आती हैं इसके अंदर। ठीक है, अब बस यही मेजर पार्ट था मालवा प्लाटू के बारे में, तो आप फिर लेक्चर में ही ज्यादा समझेंगे। ठीक है, चलिए, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ बुंदेलखंड प्लाटू। बुंदेलखंड प्लाटू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। ठीक है, अच्छा ये चेंज नहीं हुआ था। सिगार, सिद्ध बाबा, या फिर जनपाव, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देखिए हिंदी में जैसे ये जो लेक्चर्स है मोस्टली वी हैव कंक्लूडेड इट देम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, हमने इंग्लिश मीडियम को ज्यादा ध्यान में रख के बनाए गए हैं। ऐसा हमारा बिल्कुल भी वो नहीं है कि हमें किसी से दिक्कत है, कुछ भी है, नहीं। एक्चुअली द थिंग इज दैट कि बच्चों को, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को चीजें मिल नहीं रही थी, तो इसी वजह से हमने ये डिसाइड किया था कि इंग्लिश में। और मैं खुद बताऊं तो मेरी भी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, हिंदी लिखने की बात आती है तो हाँ, मतलब ऑब्वियसली मेरी मतलब मेरी मदर टंग हिंदी है, मैं बोलता भी हिंदी हूँ, घर में सब कुछ हिंदी में होता है, बट जब हिंदी की बात आती है, हैंडराइटिंग भी मेरी काफ़ी ख़राब है। तो आप ये चीज़ समझिएगा, थोड़ा सा कॉर्पोरेट कीजिएगा, और इम्पोर्टेंट जो रहता है ना वो नॉलेज लेना रहता है, एग्जाम क्रैक करना रहता है, रादर देन छोटी छोटी गलतियां निकालने के। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बुंदेलखंड पठार की। तो इसका सही जवाब आएगा आपका सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा। ठीक है, कितनी है, 1172 मीटर, 1172 मीटर की है ये, 1172 मीटर की है, 1172 मीटर की है। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए आपको इस बारे में। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करूं बघेल बुंदेलखंड प्लाटू में, तो बुंदेलखंड प्लाटू में कौन कौन से जिले आते हैं। जैसे मालवा में 19 जिले आते थे, बुंदेलखंड में 19 नहीं, बहुत कम ही आते हैं। ठीक है, टीकमगढ़ आ गया, निवाड़ी आ गया, टीकमगढ़ हो गया, निवाड़ी हो गया। ठीक है, सागर का कुछ पार्ट हो गया। ठीक है, दमू सागर वाला सागर, सागर का कुछ पार्ट हो गया, छतरपुर हो गया, दतिया हो गया, बस यही है, छतरपुर, दतिया। ठीक है, यही कुछ जिले हैं जो कि बुंदेलखंड प्लाटू के अंदर आते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड प्लाटू के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम। ठीक है, कौन सा इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी रॉक प्रणाली है। ठीक है, आर्कियन रॉक सिस्टम, धारवाड़ रॉक सिस्टम, कडप्पा रॉक सिस्टम, या फिर क्रिसिटियस रॉक सिस्टम। ठीक है, तो अब आपको बताना है, तो मैं आपको बता भी दूंगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखो मैं तो बता ही दूंगा, बट मेरा मानना है कि आप भी अगर अपने मतलब अपना यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको एमपी में, एमपी की बात हो रही है, ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इन एमपी, ऑब्वियसली एमपी का लेक्चर हो रहा है तो एमपी की बात हो रही है। ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इन एमपी, ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इन एमपी, मध्य प्रदेश में सबसे पुरानी रॉक प्रणाली कौन सी है, जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही, कई बच्चों ने दे भी दिया, आर्कियन रॉक सिस्टम, आर्कियन रॉक सिस्टम। और ये कितनी पुरानी है, ये गोंडवाना सिस्टम, गोंडवाना रॉक सिस्टम जितनी पुरानी है, गोंडवाना रॉक सिस्टम जितनी पुरानी है। ठीक है, ठीक है, चलिए, अब कितने पार्ट में होता है, तो ये याद रखिएगा, आर्कियन रॉक सिस्टम जो है ना, जो इंडिया पेनिनसुला है,
ये जो इंडिया का नीचे वाला पार्ट है ना, पेनिनसुला वाला पार्ट है, इसमें मैक्सिमम 60% से ज्यादा जो पत्थर मिलते हैं आपको वो आर्कियन रॉक सिस्टम के पत्थर होते हैं, जो पूरे इंडियन पेनिनसुला में आते हैं, इंडियन पेनिनसुला में होते हैं। ठीक है, वो आप कह सकते हो 60% से ज्यादा पत्थर जो है वो आर्कियन रॉक सिस्टम के पत्थर हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज याद रखिएगा, और यहां पर इस रॉक सिस्टम में कौन कौन सी चीजें मिलती है, तो याद रखिएगा ग्रेनाइट बहुत ज्यादा मिलता है, जेनेसिस एंड ग्रेनाइट बहुत ज्यादा मिलता है। मैं लिख देता हूं, ये आपको कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेनाइट बहुत ज्यादा मिलता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, मार्बल्स मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्वार्जाइट मिलता है, क्वार्जाइट में मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज। अच्छा, क्वार्जाइट के लिए कौन सा जिला फेमस है, क्या कोई बता सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वार्ट्ज के लिए, क्वार्ट्ज के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो मैं आपको बता देता हूँ, हरदा जिला इस चीज के लिए फेमस है। हरदा जिला इस चीज के लिए बिल्कुल फेमस है, ये याद रखिएगा। क्वार्ट्ज के लिए क्या, कौन सा जिला फेमस है? हरदा, 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 ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब होता तो बहुत सारा है। अब आर्कियन रॉक जब टूटते हैं, टूट के नया नया रॉक सिस्टम बनाते हैं। अब देखो पहाड़ है, हवा की वजह से, पानी की वजह से ये क्रैक आएगा, इसमें क्रैक आएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे केमिकल आसमान से गिरते हैं। ठीक है, तो नेचुरल होते हैं, ऑब्वियसली नेचुरल भी होते हैं वो, लेकिन ये इसको डिटीरियोरेट करेंगे। तो जब आर्कियन रॉक सिस्टम खराब हो जाता है, तब ये धारवार रॉक सिस्टम बनाता है। जो सेकेंड स्टेज होती है ना आर्कियन रॉक सिस्टम की, ये धारवार धारवार सिस्टम, धारवार रॉक ग्रुप बोलते हैं इसको, धारवार रॉक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद जब ये धारवार रॉक सिस्टम, जब थोड़े थोड़े पार्ट्स धारवार रॉक सिस्टम के मिलते हैं, द ओल्ड यूनियन फॉर्म्ड ऑन सम पार्ट ऑफ धारवार रॉक सिस्टम। ठीक है, वेन दे अगेन, अब जब ये टूट के जमीन पे गिरेगा तो ये धारवार रॉक सिस्टम है, और अब जब ये वापस कंबाइन करके बनेगा, वापस कंबाइन करके पहाड़ बनाएगा, तो इसको बोलेंगे कडप्पा रॉक सिस्टम। इसको बोलेंगे कडप्पा रॉक सिस्टम। तो एक बड़ा पहाड़ है आर्कियन रॉक सिस्टम, हवा पानी प्रेशर की वजह से ये छोटे छोटे पार्ट्स में गया, तो दिस इज धारवार रॉक सिस्टम। एंड धारवार रॉक सिस्टम जब वापस बनाता है, धारवार रॉक सिस्टम व्हेन अगेन फॉर्म्स द एलिवेटेड और पीक्ड माउंटेन्स, दे आर नोन एज कडप्पा रॉक सिस्टम, कडप्पा रॉक सिस्टम। ठीक है, और क्रिसिटियस कौन से होते हैं? टीई है भाई, ये टीई है, क्रिसिटियस है, ये गलत लिख दिया था। ठीक है, क्रिसिटियस रॉक सिस्टम कौन से होते हैं? जो गोंडवाना गोंडवाना फॉर्मेशन के जस्ट बाद बने थे, वो क्रिसिटियस है। बट अगर एमपी की बात की जाए तो सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम है। रॉक सिस्टम मतलब कि पत्थर कैसा है, जमीन कैसी है। ठीक है, अगला सवाल है, विच रिवर इज नोन एज द क्लीनेस्ट रिवर? विच रिवर इज नोन एज द क्लीनेस्ट रिवर? विच रिवर इज नोन एज द क्लीनेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश मतलब कौन सी नदी को क्लीनेस्ट नदी माना जाता है? कौन सी नदी को क्लीनेस्ट नदी माना जाता है? ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि हर चीज का आंसर नर्मदा होगा, तो याद रखिएगा इसको लाइफलाइन ऑफ एमपी बोलते हैं। नर्मदा को लाइफलाइन ऑफ एमपी बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं शिप्रा की, तो इसको देखो, अगर मैं बात करूं नर्मदा की, तो ये है गंगा ऑफ एमपी, गंगा ऑफ मध्य प्रदेश। और शिप्रा क्या है? गंगा ऑफ मालवा, ये याद रखिएगा, गंगा ऑफ मालवा। गंगा ऑफ मालवा आ जाए तो नर्मदा मार्क नहीं करना है, गलत आंसर हो जाएगा। अगर मैं बेतवा की बात करूं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये इसको मोस्ट पल्यूटेड नदी भी कहा जाता है। और उसी के पैरेलली अगर चंबल की बात की जाए तो इसको क्लीनेस्ट रिवर कहा जाता है, क्लीनेस्ट रिवर कहा जाता है। ठीक है, अब चंबल की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो चंबल निकलती कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से है चंबल का? चंबल निकलती कहाँ से, चंबल का ओरिजिन कहाँ से है? चेक कर लिया जाए कि सब सही है कि नहीं। जी बिल्कुल सब सही चल रहा है मुझे लगता है। हाँ, तो चंबल का ओरिजिन कहाँ से है? चंबल का ओरिजिन कहाँ से? बच्चों जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चंबल का ओरिजिन निकलती कहाँ से है रे चंबल, जल्दी बताओ। तो चंबल का जो ओरिजिन है वो जानपाव हिल्स, ठीक है, जो हमने बोला था ना, जानप जनपवा भी बोलते हैं इसको, जनपाव हिल्स जो रहते हैं, ठीक है, महू डिस्ट्रिक्ट में, वहां से निकलती है। सॉरी, मऊ से, डिस्ट्रिक्ट इंदौरी है। ठीक है, मऊ से निकलती है आपकी जनपवा हिल से। ठीक है, ये अब इसके बाद
एक और चीज आपको पता होना चाहिए, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एमपी है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एमपी, ठीक है, ऑफ एमपी। फर्स्ट लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसका एक और नाम है चरमावती, चरमावती, ये याद रखिएगा कि चरमावती नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है। और ये पहले एमपी से बहती है, एमपी के बाद ये राजस्थान में जाती है, तो जिस पॉइंट पे ये राजस्थान में घुसती है ना, वहां उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, भैरव सिंह गढ़, भैरव सिंह गढ़। लेकिन आपको इतना जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर बने हुए कुछ डैम्स आप जरूर जान लीजिए, जैसे गांधी सागर डैम हो गया, राणा प्रताप सागर डैम हो गया, जवाहर सागर डैम हो गया, कोटा डैम हो गया, तो ये सारे डैम्स जो है वो राजस्थान में। लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे है गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश के अंदर आता है, तो ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर चंबल नदी पे कौन सा डैम बना है, गांधी सागर डैम बना है, ठीक है। अब इसको धर्मावती, कामधेनु, राती देव की कीर्ति, ये सब भी बोलते हैं, बट चरमावती इसके सबसे फेमस नाम्स में से है, ठीक है। अब जैसे कि अब आप ये समझिएगा, जैसे नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली से बहती है ना, जैसे नर्मदा रिफ्ट वैली से बहती है, ऐसे ही चंबल जो है वो स्ट्राइक वैली से बहती है, स्ट्राइक वैली, ठीक है। और ये बीहड़ भी बनाती है राजस्थान में, धौलपुर के पास, ऑल्सो फॉर्म बीहड़, ठीक है। ये बीहड़ भी बनाती है कहां पे, राजस्थान के पास, बीहड़ भी बनाती है, राजस्थान बोल रहा हूं, धौलपुर के पास, ठीक है। धौलपुर जो ग्वालियर मुरैना धौलपुर है उस बेल्ट में ये बीहड़ भी बनाती है, और किस वैली में बहती है, स्ट्राइक वैली में बहती है, स्ट्राइक वैली में बहती है, ठीक है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब इसका जो मेजर पार्ट है ना, मेजर पार्ट है वो राजस्थान से ही बहता है, एमपी से। टोटल अगर इसकी लेंथ है इसकी 960 किलोमीटर लेंथ है, ठीक है, 960 किलोमीटर लेंथ है। इसमें से ये 350 किलोमीटर, 320 किलोमीटर के करीब मध्य प्रदेश में बहती है, बाकी ये राजस्थान में बहती है, बाकी ये राजस्थान में बहती है, ठीक है। राजस्थान में कहाँ से घुसती है, तो याद रखिएगा भैरव सिंह गढ़ से घुसती है, भैरव सिंह गढ़ से घुसती है। अब इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। ट्रिब्यूटरीज वो नदी होती है, जैसे ये बह रही है आपकी चंबल, तो इसको कौन कौन सी नदी आके ज्वाइन करती है, उनको बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज। तो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो याद रखिएगा शिप्रा है सबसे पहले तो, ठीक है। शिप्रा इसकी बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है। बेतवा जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है, सिंध, काली सिंध। तो आपको याद, देखो ऐसे तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, बट आपको याद रखना है, जैसे बेतवा इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखिएगा, बेतवा इसकी ट्रिब्यूटरी है, सिंध इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ठीक है। काली सिंध इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये याद रखिएगा, ये कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो जाके चंबल नदी को ज्वाइन करती हैं, जो जाके चंबल नदी को ज्वाइन करती हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जो चंबल नदी है ना, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश यूपी की बॉर्डर को डिवाइड करती है। ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है ना, उसको डिवाइड करती है राजस्थान से और यूपी से। तो बिल्कुल ये याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल ये याद रखिएगा। काफी चीजें पता चल गई आपको चंबल नदी के बारे में। अब चचई वाटरफॉल किस नदी पर है, ये पूछा गया है, चचई वाटरफॉल किस नदी पर है, चचई वाटरफॉल किस नदी पर है, जल्दी बताइए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चचई वाटरफॉल एमपी का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है में से है, एमपीज हाईएस्ट वाटरफॉल, ठीक है। ये रीवा एरिया के पास बनता है। और चचई वाटरफॉल किस नदी पे है, तो याद रखिएगा ये बीहड़ नदी पे है, बीहड़ नदी पे है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कहां से निकलती है बीहड़ नदी, तो ये रीवा के पहाड़ों से निकलती है, ठीक है। ये रीवा के पहाड़ों से निकलती है, और बाद में जाके टोंस नदी में मिल जाती है, ठीक है। तमस भी बोलते हैं जिसको, टोंस नदी में मिल जाती है ये, ठीक है। रीवा के पहाड़ों से निकलती है। अब एमपी का जो हाईएस्ट चचई वाटरफॉल है, ठीक है, ये बीहड़ नदी बनाती है, और इसकी हाइट कितनी है, 130 मीटर हाइट है इसकी, याद रखिएगा 130 मीटर हाइट है। 130 मीटर की हाइट पे चचई वाटरफॉल गिरता है, चचई जलप्रपात है, ठीक है। ये कहां पर है, रीवा एरिया में। किस नदी पे बना हुआ है, बीहड़ नदी पे बना हुआ है,
ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। और जाके किससे मिल जाती है? तमस से। ठीक है, ये जाके किससे मिल जाएगी? तमस से। तमस, या फिर इसको प्यार से टोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है यार, हर जगह के लोग अलग अलग नाम दे देते हैं। ठीक है, और तमस किस में जाके मिलती है? तो ये याद रखिएगा, ये गंगा में जाके मिलती है, टोन्स नदी। ये कहाँ मिलती है? ये गंगा में जाके मिलती है। ठीक है, और ये कौन इसको जोड़ता है? बेतवा भी इसमें आके मिलती है। चलिए, तो ये मेजर चीजें थी। अब मुझे नहीं लगता कि आपको धीरे धीरे, देखो हमने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जानना चालू किया, अब हम धीरे धीरे नदियों के बारे में जानना चालू कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए, जो आपकी पावर 10 सीरीज है ना, वो आपको काफी ज्यादा नॉलेज दे देगी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय किस डिस्ट्रिक्ट में है? मध्य प्रदेश की। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में है? जल्दी बताइए। तो इसका बिल्कुल सही जवाब मेरे सामने है, बिल्कुल सही, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय किस डिस्ट्रिक्ट में है? बिल्कुल सही जवाब। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जो जबलपुर के हैं वो जानते हैं कि जबलपुर में आधारताल एरिया में ये आता है। ठीक है, और हम इसी के पास रहते हैं तो इसका कुछ ज़्यादा ही पता है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। अब जबलपुर के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, ये पूरा पन्ना भर जाएगा, लेकिन जबलपुर को अभी मैं स्किप करता हूँ, क्योंकि अभी हमारा उज्जैन डिवीजन चल रहा था, हमने उज्जैन डिवीजन की काफ़ी सारी चीज़ें करी थी, सिर्फ आगर मालवा और शाजापुर बचा है। तो हम पहले वो कवर अप करेंगे, इसके बाद हम जबलपुर डिवीजन पे जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जरूर मिलेगी। ठीक है, आज के लेक्चर में भले ही मैं स्किप कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा होगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन स्किप कर रहा हूँ, बट आप समझिए कि जबलपुर के बारे में डिस्कस किया तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जिस दिन जबलपुर के बारे में डिस्कस करूंगा उस दिन बाकी क्वेश्चंस में छोटे रखूंगा। ठीक है, आज गलती से इंक्लूड हो गया है, टाइपिस्ट ने कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जबलपुर के बारे में मैं बता दूंगा, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए, ठीक है, टॉलमी किस किताब के लेखक हैं? टॉलमी किस किताब के लेखक है? अब इस किताब के बारे में मैंने एकदम से क्यों पूछा, क्या वजह थी, सबको जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जो पता है वो बताइए, जो नहीं पता है वो मत बताइए, जल्दी बताइए। देखो, जो प्लॉटमी थे ना, उन्होंने जो नदियों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अपनी किताब ज्योग्राफिका में इन नदियों के बारे में बताया है। जैसे आप कह सकते हैं चंबल के बारे में शायद बताया, नर्मदा के बारे में तो 100% बताया है। ठीक है, नर्मदा के बारे में नमदोस नाम से बताया है, नामदोस, NAMADOS, नर्मदा के बारे में बताया है। तो ये याद रखिएगा, टॉलमी की कौन सी किताब थी? ज्योग्राफिका, ज्योग्राफिका, ज्योग्राफिका। ठीक है, और नर्मदा को और किस नाम से जाना जाता है? नर्मदा को और किस नाम से जाना जाता है? रेवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जबलपुर में मैं बता दूं आपको, नर्मदा नदी, जबलपुर क्या पूरे मध्य प्रदेश में, अपने पूरे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को बहुत ही ज़्यादा पावन स्थान प्राप्त हुआ है। और मतलब मुझे तो आरती भी अटेंड करना ना बहुत अच्छा लगता है। अब देखो, कई बच्चों को लग रहा होगा कि मैंने ये लेक्चर कितना पहले रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर ऐसा बहुत पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये आज ही का लेक्चर है। आप कह सकते हैं 13 फरवरी का ये लेक्चर है, 13 फरवरी को आपको ये मिल रहा है, और सुबह सुबह ही मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपका लेक्चर 9:30 से है, मैं इसको 8 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कोई बहुत अलग चीज़ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता भी दूं, इसको इसका मैं प्रूफ भी आपको दे सकता हूँ। प्रूफ क्या? चलिए मैं आपके लिए, देखिए टेलीग्राम पे द हिंदू की सीरीज वापस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, द हिंदू के नोट्स में डालूंगा अपने, द हिंदू के नोट्स में आपको डाल दूंगा। ठीक है, इसको हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश होगी। दैनिक भास्कर के नोट्स आज से डलने लगेंगे, दैनिक भास्कर के नोट्स आज से डलने लगेंगे, तो उसी के ऊपर काम चलता रहता है, तो आपके लेक्चर कभी कभी मिस हो जाते हैं। बट देखिए, आप मान के चलिए, आपकी लेक्चर, आपकी 1 अप्रैल के पहले हम पूरी तैयारी करवाने का जोर लगा देंगे। ठीक है, चलिए, तो अच्छा, एक आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ। ठीक है, देखिए, आपको बताना है पोंग डैम लेक कहाँ पर है। पोंग डैम लेक आज के न्यूज़पेपर में आया है। पोंग डैम लेक, ये एक रामसर साइट भी है। ठीक है, और यूनेस्को की साइट भी है। तो आप ये मान लीजिए, ये बहुत फेमस जगह है। ठीक है, ये कहाँ पर है और ये किस नदी, कौन सी नदी है इसके आसपास? ठीक है, पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके आसपास कौन सी नदी है? ठीक है, और मैं आपको एक और चीज बता दूं, यूक्रेन जो है, जैसे एक आज की इंफॉर्मेशन थी, कितनी बढ़िया चीज है, यूक्रेन इंडिया से सामान खरीदेगा मिलिट्री का या डिफेंस का। तो अब इंडिया जो है सामान बेचने की स्थिति में आ रहा है। पहले इंडिया सामान खरीदता था रशिया से, फ्रांस से। ठीक है, अब इंडिया से सामान खरीदेंगे लोग, तो कितनी बड़ी बात है। यूके नहीं है, ये यूक्रेन है।
ठीक है। और याद रखिएगा यूक्रेन किस लिए न्यूज में था, यूक्रेन पहले यूएसएसआर का पार्ट था, ठीक है, रशिया वाले का पार्ट, ठीक है। फिर लेकिन बाद में यूक्रेन अलग हो गया, यूक्रेन अलग हो गया, और अब इसके बाद एक जगह थी क्रीमिया करके, क्रीमिया करके, तो क्रीमिया के बारे में आप पढ़िएगा, क्रीमिया के बारे में आप पढ़िएगा। ये एक डिस्प्यूटेड लैंड है, किसका है ये नहीं पता, बट ये यूक्रेन और यूएसएसआर के बीच में इसके लेके नोकझोंक चलती रहती है, ठीक है। चलिए, हमें मतलब है कि इंडिया से क्या प्रोक्योर हो रहा है, इसलिए ये न्यूज में था। तो आज की न्यूज में था कि यूक्रेन जो है वो इंडिया से डिफेंस का सामान खरीदेगा, ठीक है, डिफेंस का सामान खरीदेगा। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक न्यूज आई है। न्यूज क्या आई है, मध्य प्रदेश सोयाबीन के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में पहला सोयाबीन रिसर्च सेंटर भी खुला था, लेकिन अब एक और सोयाबीन रिसर्च सेंटर खुल रहा है, कहां पर, कालाहांडी उड़ीसा में, कालाहांडी उड़ीसा में, कालाहांडी उड़ीसा में सोयाबीन का रिसर्च सेंटर खुल रहा है। अभी आप देख खुद सोचिए कि मध्य प्रदेश सोयाबीन के लिए जाना जाता है, पहला रिसर्च सेंटर यहाँ खुला था, दूसरा कहाँ खुल रहा है, कालाहांडी उड़ीसा में खुल रहा है। देखो ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट हाँ इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। चलिए आसान क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर खत्म करेंगे। कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की बाउंड्री बनाती है, ये मैंने आज ही बताया है। इसका सही आंसर है चंबल, इसका सही आंसर है चंबल। कि मध्य प्रदेश और यूपी दोनों की बाउंड्री को कौन डिवाइड करता है, चंबल डिवाइड करती है, ठीक है। अब देखो सन को बेटा लिख दिया, ये कभी कभी हो जाता है इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है, चलता रहता है यार ये सब। अब इतने लोग इतने, आप इन चीजों पे ध्यान देंगे तो अब आप खुद सोचिए कि क्या कर रहे हैं आप। आपका ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, खुश रहने पे होना चाहिए। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि प्रैक्टिस हैप्पीनेस, प्रैक्टिस हैप्पीनेस, खुश रहने की आदत डालिए। क्योंकि अगर आपके पास खुश रहने की आदत है ना, लाइफ में कोई भी दिक्कत आ रही है ना, आप खुशी खुशी उसका सामना कर लेंगे। खुशी खुशी सामना करने का मतलब क्या है कि आपको आदत होनी चाहिए खुश रहने की। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और आप परेशान हो गए, ऐसे तो जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप जिंदगी में परेशान होते रहेंगे क्या, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको खुश रहने की आदत डालनी है। अरे जो है देखा जाएगा भाई, खुश मिजाज रहो, अटेंटिव रहो। ऐसा नहीं बोल रहा कि बिल्कुल बेफिक्र रहो, बेफिक्र मत रहो, फिक्र करो, लेकिन उन्हीं चीजों की फिक्र करो जिनको जरूरत है, जिनको जरूरत है फिक्र करने की। आप हर चीज की आप फिक्र करोगे तो जिंदगी कब जियोगे। चलिए इसी नोट के साथ थैंक यू गाइस, आई होप आपको आज के लेक्चर में मजा आया होगा, ठीक है। आपने काफी सारी चीजें कवर अप की होंगी, मैंने काफी सारी चीजें कवर अप करी है। और 10 क्वेश्चन का लेक्चर, 30-35 मिनट का लेक्चर, बट काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो जाती है। इसी के साथ साथ मैंने जैसे कि इन्फॉर्म कर दिया ऑलरेडी आपको, आज शाम को 5 बजे वाला लेक्चर होगा आपका, 5 PM वाला लेक्चर आपका बिल्कुल होगा हिस्ट्री के ऊपर, दैट इज मध्य प्रदेश हिस्ट्री जो चालू हुआ था, एमपीजीके का हिस्ट्री वाला पार्ट। 6:15 से आपका 6:15 से आपका यूनिट 3 चालू होगी, यूनिट 3 जो है वो चालू होगी, और 5 बजे आपकी यूनिट 1 चालू होगी। और अगर संपदा मैम को टाइम मिला तो 8 बजे वो यूनिट 10 चालू करेंगी, यूनिट 10 चालू करेंगी, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ये 3 चीजें ला रहे हैं, और अगले 40 दिन के अंदर आपका पूरा क्रैश कोर्स खत्म करना है हमें। हर यूनिट को हम 8-10 दिन से ज्यादा नहीं देंगे, एक साथ 2-2 यूनिट चलेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी 40 दिन में 10 यूनिट आपकी बहुत इजीली खत्म हो सकती है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी भी 49 दिन बचे हुए हैं, आज की डेट से भी आप लगाओ तो 49 दिन बचे हुए हैं 1 अप्रैल आने के लिए, 1 अप्रैल आने के लिए, ठीक है। अब लगा लो 28 दिन, हो सकता है मैंने कहीं गलती कर दी हो, 48 दिन 47 दिन बचे होंगे। आज है 13 फरवरी, तो 13 फरवरी से आप ये ले लो, 13 से लेके 28 फरवरी तक 16 दिन होते हैं, 16 + 21 48 दिन आपके बचे हुए हैं, 16 17 47 दिन आपके बचे हुए हैं, ठीक है। 1 अप्रैल के पहले हमें कोर्स खत्म करना है, तो 47 दिन बहुत होते हैं यार, डरने की कोई बात नहीं, हमें पता है कि क्या कवर अप करा रहे हैं। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप क्वेश्चन ज्यादा करो, ठीक है। और आई होप इंग्लिश मीडियम वालों को काफी सपोर्ट हो रहा होगा। सेकंड, मैंने आपको बता दिया था कल एक करेक्शन लेक्चर भी रखेंगे हम, हाँ करेक्शन लेक्चर भी हम रखेंगे, करेक्शन लेक्चर भी हम रखेंगे, करेक्शन लेक्चर भी हम रखेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं, शाम को 5 बजे मिलते हैं, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, हिम्मत रखिए। और देखिए आप एग्जाम निकाल सकते हैं, जब जब कोई एक ऐसा लड़का निकाल सकता है जिसके 40% आए हो, तो आप भी निकाल सकते हैं, बस ये याद रखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।